पार्ट 1 के अंतर्गत सिद्धांत की श्रृंखला देख रहे थे। उसमें हमने अब तक 8 सिद्धांत देखे हैं। पिछले ऑडियो में हमने देखा था द्रव्य गुण कर्म सिद्धांत। इस ऑडियो में हम देखेंगे 9वां सिद्धांत, 9th कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत काफी छोटा सिद्धांत है और इसमें हमें कोई ज्यादा श्लोक भी नहीं है। तो शुरू करते हैं कार्यकारण सिद्धांत को। किसी भी कार्य को घटित होने के लिए उसके पीछे कुछ कारण होता है। जिस प्रकार का कारण है उसी प्रकार का कार्य घटित होता है। यह कार्यकारण सिद्धांत है। कार्यकारण सिद्धांत सांख्य के सत्कार्यवाद तथा परिणामवाद पर आधारित है। तो कोई भी कार्य अगर होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। बेवजह, बिना कारण, निष्कारण ऐसा कोई कार्य नहीं होता है। कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होता ही है। और जिस प्रकार का भी कारण होता है, अच्छा बुरा सही गलत, उसी प्रकार का कार्य घटित होता है। यानी जैसा गोदाम वैसा शुरू, ये कार्यकारण सिद्धांत है। कार्यकारण सिद्धांत सांख्य ने जो वाद बताए हैं, सत्कार्यवाद तथा परिणामवाद, इसके आधार पर आधारित है। तो हम सत्कार्यवाद और परिणामवाद को देखेंगे तो यह और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले सत्कार्यवाद के अनुसार हम इसे समझते हैं। सत्कार्यवाद में कहा है कि कारण के बिना कार्य नहीं। उनका कहना है कि कारण होगा तभी उससे कार्य की उत्पत्ति होगी। एग्जाम्पल, बीज से वृक्ष का निर्माण होना, बीज से पेड़ बनता है। इसीलिए जो वृक्ष है, जो पेड़ है, यह कार्य, तो बीज यह कारण होता है। ओके, तो मान के चलिए कोई भी वृक्ष अगर बनता है, पेड़ अगर बनता है, तो उसका पहले कोई ना कोई बीज होता है। तो बीज ये जो हो गया, यह कारण हो गया। और उससे बनने वाला जो वृक्ष होता है, जो कर्म बनना है, ओके, वो कार्य है। अगर बीज ही नहीं होता तो कार्य ही नहीं होता। अगर वृक्ष ही नहीं होता, यानी कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। यह है सत्कार्यवाद। दूसरा है परिणामवाद। परिणामवाद का अर्थ यह होता है कि परिणाम यानी बदल, परिवर्तन, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो परिणाम के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल उसका यह है कि बीज से वृक्ष निर्माण होते वक्त बीज में परिवर्तन घटित होकर बीज को अंकुर फूटना, मूल निकलना, शाखा, उपशाखा की उत्पत्ति होकर उसका वृक्ष में परिवर्तन हो जाना, यानी वृक्ष का निर्माण हो जाना, यह घटित होता है। तो वही है कि बीज है और उससे पेड़ बनना है। तो जब ये पूरी प्रोसेस हुई तो उसके बीच में उसमें चेंजेस हुए। उसके लिए समय जाना पड़ा। उसके बाद फिर वो बीज अंकुरित हुए। उसके बाद उसको रूट्स है। उसके बाद उसकी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस सही, और तब जाके एक छोटे से बीज का परिवर्तन एक वृक्ष में, एक पेड़ में हुआ है। तो ये जो है बीज, यह कारण है, और पेड़ जो होता है यह कार्य है। लेकिन एक ही चीज से आगे चल के जो बनी हुई चीज है उसमें काफी परिवर्तन है, काफी अलगता है। यह परिवर्तन ही परिणामवाद है। ओके, तो हम यह आयुर्वेद में क्यों पढ़ते हैं? आयुर्वेद शास्त्र में कार्य कारण सिद्धांत का महत्व, तो हम वह देखते हैं। सबसे पहला महत्व है कि शुक्र शोणित से गर्भ निर्मित कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। शुक्र तथा शोणित यह दोनों भी बीज है। जबकि उससे गर्भ निर्मित जो होती है वो उसका कार्य है। तो शुक्र शोणित जिस भी प्रकार के रहेंगे, ओके, उसी प्रकार का गर्भ बनेगा। तो शुक्र शोणित शुद्ध होना या शुद्ध होना आवश्यक होता है। तो वो होने चाहिए, तब जाके गर्भ भी अच्छा होगा। और गर्भ की निर्मित होने के बाद अगर
उसमें कुछ विकृति है तो हो सकता है शुक्र और शनि में कोई विकृति हो सकती है। तो ये सभी चीजें पैथोलॉजी और ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये समझने के लिए हमें कार्य कारण सिद्धांत पता होना चाहिए। सेकंड एग्जाम्पल व्याधियों के दृष्टिकोण से बताया गया है कि योग्य आहार विहार से दोष साम्यता रहती है, इसीलिए योग्य आहार और विहार दोष साम्यता का कारण है, और अयोग्य आहार और विहार दोष असामान्यता का कारण है, उससे दोष विकृत हो सकते हैं। इसीलिए योग्य और आहार और विहार यह कारण है योग्य दोष साम्यता का और हेल्थी स्टेट का, जबकि अयोग्य आहार और विहार यह कारण है असमान दोष का या शरीर में हुए विकृति का। नेक्स्ट जो महत्व बताया गया है वो बताया गया कि प्रज्ञा अपराध अनारोग्य का कारण है। तो प्रीवियस ऑडियोज में हमने प्रज्ञा अपराध यह क्या होता है यह देखा था। तो प्रज्ञा अपराध जो है वो सभी व्याधियों का कारण बताया गया है। तो प्रज्ञा अपराध यह कारण और उससे आने वाला अनारोग्य यह कार्य। अगर प्रज्ञा अपराध कारण को भी हमने नष्ट कर दिया या घटित नहीं होने दिया तो अनारोग्य नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें कार्य कारण सिद्धांत पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट उन्होंने बताया है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत कार्य कारण भाव पर ही आधारित है। तो जो हेरिडेटरी डिजीजेस होते हैं, हेरिडेटरी प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कार्य कारण पे ही आधारित है। अगर आपको कार्य कारण भाव पता है तो इसके द्वारा हम हेरिडेटरी डिजीज के बारे में जान सकते हैं। ये एक तो प्राइमरी प्रिंसिपल्स है कार्य कारण सिद्धांत। इसके द्वारा हम अगर डीपली सोचते हैं तो जो हेरिडिटरी डिजीज होते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं, बीज रूप में रहते हैं, छोटे होते हैं, और जब गर्भ के द्वारा वो उसमें आते हैं तो बड़े रूप में व्याधि के रूप में प्रकट होते हैं। ओके, मान के चलिए सिकल सेल है, तो सिकल सेल अगर अब कितने परसेंट माता पिता में होने की वजह से बच्चे को आएगा, ये उसका एक क्राइटेरिया फिक्स है। अब उसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। अगर माता को है और पिता को नहीं है तो 25% चांसेस है बेबी में आने के। अगर पिता को है और माता को नहीं है तो भी 25% है। अगर दोनों को है तो इसका मतलब 50-50% है। ओके, और उसके अंतर्गत भी दोनों भी अगर पूरे पॉजिटिव होते हैं तो 101% बेबी को होना ही है। ओके, तो वो तो काफी वास्ट है, मैंने यहाँ पे शॉर्टली बताया। तो जो भी हेरिडिटरी डिसीज होते हैं वो कार्य कारण सिद्धांत के द्वारा हम समझ सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। ओके, तो ये सब समझने के लिए, जानने के लिए हम कार्य कारण सिद्धांत देखते हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। तो कार्य कारण सिद्धांत में ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो सांख्यिकी सत्कार्यवाद तथा परिणामवाद पर ही आधारित होता है। तो हमने सत्कार्यवाद तथा परिणामवाद यह दोनों वाद भी देख लिए, और उसके बाद उसके जो इम्पोर्टेंस है आयुर्वेद में, क्यों हम ऊपर रखते हैं कार्य कारण सिद्धांत, ये महत्व भी हमने देख लिया है। तो इस तरीके से हमारा 9वां सिद्धांत जो है कार्य कारण सिद्धांत समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पंचमहाभूत, त्रिगुण और त्रिदोष संबंध इस सिद्धांत का वर्णन देखेंगे। तो यह 10वां सिद्धांत होगा, और वह जो सिद्धांतों की श्रृंखला है, जो हम 10 सिद्धांत देखने वाले हैं, उसके अंतर्गत का लास्ट सिद्धांत होगा। उसके बाद हम उसके बाद के पॉइंट जैसे स्त्रोतस तथा गुरुवादी गुण, ये उसके आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो अभी के लिए हम अपने ऑडियो को समाप्त करते हैं। ये टॉपिक आपको समझ ही गया होगा। ओके, गुड डे, थैंक यू।